हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे इस तरह से बहुत पास होते हैं ये। तो हम बात करते हैं सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के, इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आती है बात समझ में? इतने नज़दीक होते हैं मॉलिक्यूल कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। जैसे गैसेस के बीच में बहुत दूर दूर होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। या फिर लिक्विड में आप देखेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्टेंस होती है उनके बीच में, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होती है। एटम्स आर टाइटली हेल्ड, आपस में टाइटली बाउंड रहते हैं एटम। एक बात तो ये समझना है। दूसरी बात, डेफिनिट शेप, इनका जो शेप होता है वो क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है। और हम बोलेंगे तो इनका डेफिनिट वॉल्यूम भी क्या होगा? डेफिनिट होगा। तो डेफिनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो आप बात करते हैं इसमें दीज आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेस। इनको हम दबा के कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। दूसरी बात, इनमें डिफ्यूजन इज़ वेरी लो। तो डिफ्यूजन जो होता है, मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस का लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन इज़ वेरी लो, डिफ्यूजन बहुत ही कम देखा जाता है। और हम बात करते हैं they are the good conductor of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. ठीक है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स। ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड टाइप के होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो हमने पहले डिस्कस करना है व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इनको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। अब ये समझेंगे ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, ठीक। एमॉर्फस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इसका क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे NaCl आप ले लेंगे तो NaCl में आपको Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपने मान लो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया और आपने इसके अरेंजमेंट को चेक करना है, तो देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, है ना, Cl नेगेटिव। तो इस तरह से आपको क्या है? एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है। इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आपको क्या मिल रहा है? एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल जाता है, ठीक है। इसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल का। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग भी स्टूडेंट यही है कि ये रेगुलर रहते हैं, तो लॉन्ग रेंज मतलब इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जमे रहेंगे। तो ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प। ये जो मेल्ट करते हैं स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर
इसका मतलब है कि इनके लिए क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अब इसका मीनिंग मैं समझा दूं आपको कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प कहने का मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारे पास सॉलिड है। अब सॉलिड जो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन है, ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में है। अब हमने यहाँ पे इसको जब टेम्परेचर देंगे हम, तो टेम्परेचर मान लो बिल्कुल बराबर रेगुलर पैटर्न में है, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 150 सेल्सियस पर इसको मैंने मेल्ट करना है, तो ये सब जो है एक बराबर ही टेम्परेचर लेंगे और ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई इसका अरेंजमेंट क्या रेगुलर है। ऐसे मॉलिक्यूल नहीं है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हों और यहाँ पे ये, तो ये इरेगुलर हो जाता है। तो इस तरह के पैटर्न में जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात हम नहीं करते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम रेगुलर पैटर्न में, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये ट्रू सॉलिड होती हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट है दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। देखो आइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है सेम, इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ सिमिलर हो। अब एन मतलब नहीं है, यहाँ पे आइसोट्रोपिक का मीनिंग है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, तो दे हैव नॉट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, हमने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया है इसका, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को मैंने इस तरह से शो किया है। अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, अगर आप ऐसे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलो या नीचे से ऊपर चलो आप, तो देखो एक जैसे ही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर तो सेम होगी। अगर आप स्टूडेंट ऐसे चलते हैं, आप ऐसे चलिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में जाने पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम आ रही हैं। लेकिन जब आप इस तरह से जा रहे हैं ऊपर को, ऐसे आप बढ़ेंगे आगे, देखो यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, डिफर हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि सभी डायरेक्शन में अगर आप चेक करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती हैं, डिफर आती हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्लियर होती है बात। अब कुछ एग्जाम्पल, तो देखो NaCl क्वास आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ZnS, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक ये कंप्लीट किया, यानी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम एमॉर्फस सॉलिड डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फी का मीनिंग क्या होता है, यानी इनका कोई शेप नहीं होता है। एमॉर्फस का मीनिंग ही क्या है, शेप नहीं होगा इनका कोई, शेपलेस बोलते हैं कई बार इनको, लेस सॉलिड। इरेगुलर, इनका शेप क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर क्या देखेंगे आप, इसके जो पार्टिकल होंगे वो कुछ दूर तक तो इस तरह से ऐसे होंगे, लेकिन कुछ आगे जाने पर आपको ऐसे या ऐसे दिखाई देगा। तो देखो ये पैटर्न यहाँ तक तो रेगुलर रहा, लेकिन आगे जाकर कुछ इस तरह का पैटर्न आ गया और फिर कुछ इस तरह का पैटर्न, यानी ये एमॉर्फस जो होते हैं ये इरेगुलर शेप को रखते हैं। अब शॉर्ट रेंज पैटर्न का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, कि कुछ दूरी तक तो इनकी इस तरह से पैटर्न इनका बनेगा, लेकिन आगे जाकर ये फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ये ऐसे। तो अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर रेगुलर पैटर्न की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट रेंज पैटर्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपको ये इरेगुलर पैटर्न के मॉलिक्यूल्स हैं और आपने इनको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो सपोज देखो यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर कुछ अलग देना पड़ेगा, और देखो इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रखे हैं तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा, ढेर है ये मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे आपने 150
सेल्सियस का टेम्परेचर रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मेल्ट करने के लिए मान लो आपको 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना पड़ जाए, तो इसके लिए पैटर्न अलग होगा टेम्परेचर का, इसके लिए अलग होगा। तो हम बोलते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात है आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सिमिलर, है ना, आइसोट्रोपिक का मतलब सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। अब स्टूडेंट आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का क्या है, कोई शेपलेस है, ये तो कोई शेप नहीं है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है, उसके बाद कुछ रेगुलर हैं, तो आप इधर जाएं या इधर जाएं या फिर इधर जाएं, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी वो क्या आती हैं, एक जैसी आने लगती हैं, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है, तो कहीं भी किधर भी आप चले जाओ तो क्या होगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम आ जाएंगी, तो हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा इनको एक नाम और दिया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। अब इसका मीनिंग समझो स्टूडेंट है क्या, इसका मीनिंग है जैसे आपने जो ओल्ड ग्लास विंडो होती हैं, बहुत कई सालों की जो पुरानी इमारतें, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो ग्लास होता है वो इस तरह से नीचे को बहकर बड़ा हो जाता है और यहाँ पर पतला रहता है। तो स्टूडेंट क्या है, अगर ये सॉलिड होते तो अपनी जगह जमे रहते, अब क्या कर रहा है, ये फ्लूडिटी जैसी प्रॉपर्टी को रखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये सुपर कोल्ड लिक्विड है, ये लिक्विड जैसे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड, इसलिए एमॉर्फस को क्या बोला गया, इसलिए इनको बोला गया सीडो सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड की जैसे बिहेव करने लगते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, ग्लास है, रबर भी इसी के अंदर आता है, एंड प्लास्टिक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने इस चैप्टर में मोस्टली स्टडी करनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, राइट। तो इनको हमने क्लासीफाई किया, डिवाइड इनटू, फर्स्ट वन इज द आयनिक सॉलिड, नेक्स्ट इज द मेटालिक सॉलिड, एंड नेक्स्ट किसमें, कोवैलेंट सॉलिड, एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करना है आयनिक सॉलिड को। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेटालिक सॉलिड 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, मेटालिक सॉलिड इसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर हम कोवैलेंट सॉलिड, फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले जो डिस्कस करना है वो हमने पढ़ना है आयनिक सॉलिड में, लिख देता हूँ यहाँ पे, आयनिक सॉलिड हमने पढ़ना है। ठीक है, यानी हमने पहला पढ़ना है, इस तरह से आप हेडिंग बना लेंगे और समझेंगे इस बात को। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जाहिर सी बात है, आयनिक है तो आयंस ही होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया, तो NaCl में कैटायन और एनायन होंगे। आयंस मतलब क्या हुआ, एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, आयंस होंगे। नेक्स्ट है, इनमें अगर बॉन्डिंग का हम पैटर्न चेक करते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर जो होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और आपको पता है कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती किस में बनती है, कैटायन के बीच में बनती है और एनायन के बीच में बनती है। जैसे Na और Cl में कैटायन और एनायन के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्डिंग को हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं, देखो आपको अगर ये सॉलिड में दे दिया, मान लो NaCl है और NaCl क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में तो कैटायन और एनायन मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नॉट टू
फॉर द मोमेंट इन द सॉलिड स्टेट, तो कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में होगी नहीं होगी ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन अपनी जगह जमे रहेंगे, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस जो हैं नॉट फ्री टू मूव। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट क्या होती है, इंसुलेटर का काम करती है। सॉलिड स्टेट यहाँ पे कंडक्टर का काम नहीं करती है आयनिक में। तो ये दे डू नॉट, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं रखते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट शो कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब है कि अगर आप इसको मेल्ट कर दिया आपने, तो अगर आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे और इनकी मोमेंट से क्या होगी, आयन में मोमेंट आ गई और यहाँ पे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मोल्टन स्टेट क्या होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप मोल्टन स्टेट कह लीजिए या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, एक्वस या लिक्विड स्टेट, एक्वस या लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो आयंस होते हैं इसकी फ्री हो जाते हैं मोमेंट करने के लिए और ये एक अच्छा कंडक्टर का काम करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयन नॉट टू फ्री और इसलिए कंडक्टिविटी यहाँ पर नहीं रखते हैं, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर यहाँ पर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट हाई होता है। हाई का मीनिंग देखो क्या है, सॉलिड जो है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इनको मेल्ट करने के लिए हमने ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब आप एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, NaCl आ जाता है, MgO आ जाता है, ZnS आ जाएगा और CaF2। मोस्टली मैं बता दूँ ये जो कंपाउंड होते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं या कुछ क्या होते हैं, डी ब्लॉक की मेटल भी, जैसे जिंक है डी ब्लॉक के भी मेटल होते हैं। मोस्टली आप बात करते हैं इसमें क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया, इसको नोट कीजिए। फिर सेकंड हेडिंग आप डालेंगे मेटालिक सॉलिड, पहले आप इसको यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे हम मेटालिक सॉलिड। नंबर 2 है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं हाईली मिलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल। आप पढ़ते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, तो ये वाले जो होते हैं हाईली मिलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल नेचर के होते हैं। अब इनके हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस यहाँ पर क्या होते हैं, यानी इनके जो एटम्स होंगे वो भी मेटल्स होंगी, आयंस होंगे वो भी मेटल्स और मॉलिक्यूल्स सब क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स होते हैं। सो वी कैन से द मेटालिक सॉलिड। ओके, नेक्स्ट बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग इज देयर, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। समझना, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कर्नेल एंड द कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो समझ लीजिए यहाँ पे मान लो सोडियम मैंने लिया, सोडियम में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये जो है हमारा बैलेंस शेल है और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, ईजिली रिमूव हो जाएगा और इसी को मैंने बोल दिया कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। अब ये कोर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से पड़ा रहता है, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है कोर इलेक्ट्रॉन बीच में, ठीक है ना, और यहाँ पर ये होता है कर्नेल। ये है कैटायन यानी मेटल जो है, इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे हम, ठीक है। ये है कर्नेल, कर्नेल, और ये हमारा क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। ये वाला हमारा क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है, मोबाइल नेचर का, मतलब ये भागेगा यहाँ से निकलकर।
और मोबाइल होने की वजह से आप बात समझ रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इसी वजह से हाई होती है, यानी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल देखते हैं आप, जब टेम्परेचर आप मेटल को देते हैं तो वो क्या होता है, एकदम से गर्म हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? कोर इलेक्ट्रॉन होता है। और कोर इलेक्ट्रॉन निकलता है और पूरा जो मेटल होती है एकदम से जल्दी से गर्म हो जाती है और हाईली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रखती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरी बात अब समझना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात हम करेंगे। ठीक है, अब देखो मेटल में कौन से एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेटल इसमें आते हैं एग्जाम्पल में, तो आयरन है, कॉपर है, एजी है और एमजी, ये वाले जो मेटल्स हैं ये इसके अंदर आएंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। एक बात और आपको बता दूं, ये जो होते हैं आपने पढ़ा है कि ये लस्टर भी नेचर के होते हैं, लस्टर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लस्टर्स किस वजह से होते हैं? तो ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन दीज आर लस्टरस, लस्टर नेचर के जो होते हैं वो भी इस वजह से होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे नंबर 3 कोवैलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होंगे? नॉन मेटल की हम बात करेंगे। जैसे हम डायमंड की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? नॉन मेटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? आपको पता है कि नॉन मेटल के बीच में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इतना का, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं इसके? बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आपको पता है कि हार्डेस्ट मेटल क्या है? नॉन मेटल डायमंड। तो ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। तो आप समझेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होता है? बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। स्टूडेंट एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। आप अगर इसके स्ट्रक्चर देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से ये ऐसे, इसकी ये प्लेट्स ऐसे रखी रहेंगी, इसके मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं, यानी ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। और इनका यूज़ जो मशीन होती है उनके ड्राई पार्ट में लुब्रिकेंट के जैसे भी हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पर ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर हम इसका ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा लुब्रिकेंट होता है। अगर हम डायमंड में बात करेंगे तो देखो डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है। या सिलिका कार्बाइड की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे बहुत हार्ड होता है। 1 कार्बन एटम आगे जाके फिर से 4 कार्बन एटम से इस तरह से बाइंड अप हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझना इसको, बात को, कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। और ये क्या है? काफ़ी हार्ड होता है, इस वजह से कम्पैक्ट स्ट्रक्चर को रखता है। और क्या होता है? ये वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिलिका ऑक्साइड, क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं, क्वार्ट्ज, डायमंड इसमें आता है, और क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। ठीक, फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है, सिलिका कार्बाइड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हो गया नोट डाउन स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट वन आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना, वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एटम्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? दोनों मिलकर H2 मॉलिक्यूल और I2, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। इनको फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। These are further divided into 3 parts, A, B and C. First one, A, non-polar molecular solid. Non-polar molecular solid are those formed
होमो एटॉमिक एटम्स, ये क्या बनाते हैं? होमो एटॉमिक एटम्स। होमो एटॉमिक मतलब जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों ये भी एटम एक जैसा है और ये वाला भी एक ही जैसे। जैसे Cl2 में तो देखो Cl एक जैसा होगा, I2 में I और I एक जैसा होगा। तो होमो एटॉमिक एटम की हम बात करते हैं वो आ जाता है नॉन पोलर में। बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें जो होते हैं लंदन फोर्सेस होते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये एक तरह का क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आपने 11th में ये पढ़ा था, ठीक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस, लंदन फोर्सेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी में आप देखो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? काफ़ी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। नेक्स्ट, ये रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे या फिर ये गैसेस फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? H2 हो सकता है, Cl2 एंड I2। These are the most important example of the non-polar molecular solid। नंबर V हमारे पास सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म्ड बाय द हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब अलग अलग एटम मिलकर ऐसे मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं HCl की स्टूडेंट, तो देखो H और Cl क्या है? ये भी अलग एटम है और ये भी अलग एटम है। अगर ऐसे आपको कोई एग्जाम्पल दिखाई देगा एग्जाम में तो आप समझ जाएंगे वो क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड हैं। और वो कैसे हैं? हेट्रो एटॉमिक नेचर के। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इनके बीच में डाइपोल होगा। आपको पता है कि HCl पॉजिटिव निगेटिव और इस तरह से HCl पॉजिटिव निगेटिव, तो ये एक तरह का कैसा फोर्स रखते हैं? पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। दिस इज नोन एज द डाइपोल। ये एक तरह का डाइपोल के जैसे बिहेव करने लगते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में HCl ले लीजिए, SO2, एंड ये जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस स्टेट में आपको मिलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज द सब टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये क्या होते हैं? पोलर होते हैं और कोवलेंट बॉन्डेड। यहाँ पर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ इस तरह से हम डॉट लाइन से इसको शो करते हैं। दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने वाले जो सॉलिड आते हैं वो किस में आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। MS मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन कंडक्टर होंगे, कंडक्टिविटी ये नहीं रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक। वोलेटाइल लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? ये वोलेटाइल होते हैं। और ये आइस की अगर बात करते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा? किस में आ जाएगा? वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रखता है। और ये इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम H2O के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये तो कंडक्टिविटी रखता है, तो H2O नहीं है प्योर। अगर आप H2O की बात करते हैं, अगर आपको बिल्कुल प्योर H2O का मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें कोई भी आयन नहीं है, तो ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है बात। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट कर लिया है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल की स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ना अच्छे से, आप नोट्स बनाना। पूरा ये NCERT बेस्ड डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, जिससे कि आपकी CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट्स को आप बनाते रहना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।